हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने चीज़ें क्लियर करी थी, उत्तराखंड का पुरातात्विक इतिहास और उत्तराखंड का साहित्यिक स्रोत। आज इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज से हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को शुरू करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। तो दो चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी है, पुरातात्विक वाला और साहित्यिक वाला। आज से ऐतिहासिक काल हम पढ़ने वाले हैं और इस ऐतिहासिक कालों में हम बहुत सारे वंशों की बात करेंगे और वंशों के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पहली हेडिंग है कुनिंद है, कुनिंद वंश। तो कुनिंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कैसा है कैसा नहीं है, होपफुली रेड कलर से लिखने की कोशिश करते हैं। तो कुनिंद वंश, कुनिंद वंश का पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, उत्तराखंड का या उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति यही है। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद वंश है। वैसे भी हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल पढ़ने लग गए, अब हम वंशों के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो वंशों के बारे में पढ़ाई करेंगे तो पहला वंश हमारे पास है कुनिंद वंश। आज हम पहले वंश की बात करेंगे, वो है कुनिंद वंश। और कुनिंद वंश उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा इस कुनिंद वंश का शासनकाल जो माना जाता है वो 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी नहीं, 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ऐसा डिटेल हमें आपकी चाहिए थी पुस्तक परीक्षावाणी में भी मिल जाता है, तो ऐसा डाटा इसके बारे में मिलता है हमें कि ये उसका शासनकाल रहा है। उत्तराखंड में पहला जो राजनीतिक वंश है वो कुनिंद वंश है। और आज से हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल पढ़ रहे, तो सबसे पहले कुनिंद वंश ही पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कैसे शक आए, योद्धा आए, कुषाण आए, इनके बारे में आगे आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल पहला शक्ति था हमारे पास कुनिंद वंश और प्रथम राजनीतिक शक्ति, या उनका टेन्योर लिखा है, कब से कब तक रहे हैं। इससे आगे कुनिंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ये कुनिंद वंश जो है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके स्रोत क्या है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी हमें। अगर कुनिंद वंश ने उत्तराखंड में राज किया है और कुनिंद वंश को हम उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति बोल रहे हैं, तो कोई तो सबूत होगा, कोई तो साक्ष्य होंगे। कैसे पता चलेगा कि उत्तराखंड में कुनिंदों ने भी राज किया था, कुछ तो होगा इनके बारे में। तो कुनिंदों ने उत्तराखंड में राज किया है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, इसके सबूत क्या क्या है, उनको जानने की कोशिश आज हम करने की ट्राई करते हैं। तो कुनिंदों की जानकारी के स्रोत है हमारे पास सिक्के, और हमारे पास कुनिंदों की जानकारी का कोई भी तरीका नहीं है। कुनिंदों की जानकारी के स्रोत हमारे पास है सिक्के और कुछ नहीं है। तो आज हम इनके सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा कुनिंद वंश पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद वंश, इनका टाइम पीरियड ये लिखा हुआ है, और कैसे जानकारी मिलती है हमें कि उत्तराखंड में कुनिंद वंश ने राज किया है, कुछ तो सबूत होगा। हम हिस्ट्री में उसको पढ़ रहे हैं, तो कैसे पता लगा है, तो कुनिंद वंश की जो जानकारी हमें पता लगा है वो मिला है सिक्कों से। और अगला क्वेश्चन आएगा कुनिंदों के कितने प्रकार के सिक्के मिले हैं, तो कुनिंदों के 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे। उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, उनका टेन्योर पूछा जा सकता है, टेन्योर आपके सामने लिखा है। फिर पूछा जा सकता है कि कौन बोला कि कुनिंद थे या कुनिंदों ने राज किया, कैसे पता चला, तो सिक्कों से प्राप्त चला। और फिर पता चलेंगे कि ये सिक्के कितने प्रकार के हैं। तो कुनिंदों के सिक्कों को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से 3 सिक्के हैं, तो पहला है अमोघ मूर्ति प्रकार का सिक्का। अमोघ मूर्ति उनके एक राजा का नाम है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सबसे प्रतापी राजा। कुनिंदों का सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो कुनिंदों के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी राजा का नाम है अमोघ मूर्ति। इसी ने अपने नाम से सिक्के चलाए थे, क्योंकि अपने सिक्कों पे राजा का नाम होना वो राजा की शक्तिशाली को दर्शाता था। और इन सिक्कों पे अमोघ मूर्ति का नाम प्राप्त हुआ है, इसलिए हम ये तुक्का लगा रहे हैं कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघ मूर्ति था। दूसरा क्या पॉइंट इनके बारे में बन सकता है कि ये सिक्के कैसे मिले हैं, तो ये कुनिंदों के सिक्के आपको रजत और ताम्र मुद्रा में मिले हैं। क्वेश्चन आएगा, रजत के सिक्के थे, सिल्वर के से, तांबे के थे, पीतल के थे, सोने के से, स्वर्ण मुद्राएं भी आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके जो कॉइन्स थे वो कैसे थे, आपके सामने लिखा है ये थे। अब इन सिक्कों में अमोघ मूर्ति ने अपने बारे में लिखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रयोग किया गया होगा भाषा का, लिपि का। तो अगर क्वेश्चन आएगा किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इसमें खरोष्ठी और
लिपि का बोलेंगे तो ब्राह्मी। अमोघ मोती प्रकार के सिक्कों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो यह किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो दो चीज या दो नाम आपके सामने आते हैं। तो फर्स्ट वन खरोष्ठी और सेकंड ब्राह्मी। इनका प्रयोग अपने सिक्कों में अमोघ मूर्ति ने किया था, इसलिए हमें पता चलता है। अगला फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे कि तीनों सिक्कों में अगर हम जो तीन प्रकार के सिक्के पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा कॉइन्स कौन से वाले मिले, तो सबसे ज्यादा यही प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा सिक्के यही प्राप्त हुए। अगला पॉइंट, इन सिक्कों की तुलना किसी से करी गई है, ये किस प्रकार के सिक्के हैं, या इन सिक्कों में क्या देखने के लिए मिलता है, किस शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ऐसा कोई पॉइंट आएगा तो इन सिक्कों में यूनानी शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, यूनानी शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, यूनानी शैली का प्रभाव। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्कों में किस शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है, तो अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्कों में यूनानी शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपके पास अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्कों में याद करना है कि इनके सिक्कों पे शिव और नंदी की छाप देखने के लिए मिलती, और नंदी की छाप देखने के लिए मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपके पास 4 वंश दे देगा, कुनिंद वंश दे देगा, कुषाण वंश दे देगा, शक वंश दे देगा, ऐसे एक और वंश दे देगा योध्या, कि किस वंश के सिक्कों पे शिव जी की मूर्ति हमें देखने के लिए मिलती है, तो वो ये आपके पास है, या शिव का चित्र या नंदी का चित्र देखने के लिए मिलता है, तो वो है अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्के। होपफुली आपकी समझ में आ रहा होगा और आप फैक्ट टू फैक्ट नोट भी कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। कुनिंद वंश की जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है, और कुनिंद वंश के सिक्के थे 3 प्रकार के, जिसमें से पहला प्रकार का सिक्का अमोघ मूर्ति प्रकार का सिक्का है। और हमने अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्कों से जो फैक्ट बन सकते थे वो देख भी ली है कि किस लिपि का प्रयोग किया गया है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो वो ये है, आपके सामने लिखा हुआ है। होपफुली आपकी समझ में आ रहा होगा और आप इन फैक्ट को नोट डाउन कर रहे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और दूसरे प्रकार के सिक्के हमारे पास है, वो है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। दूसरे सिक्के हमारे पास आते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, और इन अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में क्या जानकारी हमें मिलती है, उस जानकारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, कुनिंद वंश ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड में राज किया होगा इन्होंने, उत्तराखंड से बाहर भी इन्होंने राज किया होगा। मगर जो दूसरा सिक्का है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, तो इसका पहला पॉइंट है, यह सिक्के या इस प्रकार के सिक्के, यह सिक्के सिर्फ अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। मतलब कि ऐसे सिक्के भारत के और किसी कोने से नहीं मिले, ये सिक्के सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा से प्राप्त हुए, इसलिए तो इनको अल्मोड़ा प्रकार का सिक्का कहते हैं। इनका नाम ही अल्मोड़ा प्रकार डाल दिया है। पिछले वाले सिक्कों पे राजा का नाम देखने के लिए मिलता है अमोघ मूर्ति, तो उसको अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्के बोलने लग गए। बट इन सिक्कों पे हमें क्या दिखता है कि ये सिक्के मैक्सिमम अल्मोड़ा वाले क्षेत्र से मिलते हैं, अल्मोड़ा वाले रीजन से मिलते हैं, तो इन सिक्कों का नाम ही पड़ गया अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। क्या और इनके बारे में कुछ क्वेश्चन बन सकता है, इनके बारे में क्वेश्चन पढ़िएगा आप। 4 नाम आपके सामने याद आते हैं, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और भगवत। शिवदत्त, शिवपालित, शिवपालित, हरिदत्त और भगवत। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 राजा के नाम। अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं, तो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में इन 4 राजाओं के नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। 3 नाम यहाँ से देंगे, एक नाम आउटसाइड से देंगे आपसे, अब फिर पूछेगा कौन सा नाम या किस राजा का नाम अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में नहीं देखने के लिए मिलता है, तो प्लीज़ इसे याद करिएगा। अगला पॉइंट है अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में, तीसरा पॉइंट जिसमें पढ़ सकते हैं हम, कि इनमें से जो 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं, 4 सिक्के, ऐसा लिखा रहता है कुल ये 54 सिक्के थे जो ये मिले हैं अल्मोड़ा से, और इनमें से 4 सिक्कों, इनमें से जो 4 सिक्के रखे गए हैं, इनमें से जो 4 सिक्के रखे गए हैं, इनको वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है, इनको वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और रैंडमली उन्होंने मेरी वीडियो खोल ली है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा उत्तराखंड का, तो ऐसे सिक्के बहुत पूछे जाते हैं कि
निम्न में से कौन सा सिक्का कौन से संग्रहालय में रखा गया है? तो ऐसी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड, मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और अभी भी आप लोगों से आजकल बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही, तो बारिश में ना भीगे, बुखार वगैरह आ रहे हैं। मेरे को भी बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, और जस्ट मैं वीडियो शूट करने से पहले पैरासीटामोल खाया था, इसलिए तो मैंने जैकेट वगैरह पहनी है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा है। तो मैं तो बस वीडियो शूट कर रहा था कि घर पे बैठे बैठे क्या करना था, तो थोड़ा वीडियो शूट कर लेते। आप लोग सेहत का भी ध्यान रखें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेहत है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ बुखार में, फिर भी लेट्स ट्राई, फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और भगवत का नाम हमें मिलता है, और 4 प्रकार के सिक्के मिलते हैं 54 सिक्कों में से, और इन सिक्कों को ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन सिक्कों में क्या पॉइंट आता है? इन सिक्कों में मानव मूर्तियां, कुबड़ वाले बेल का चित्र देखने के लिए मिलता है। इन सिक्कों में मानव मूर्ति, इन सिक्कों में मानव मूर्ति और कुबड़ वाले बेल का चित्र देखने के लिए मिलता है। कुबड़ वाले बैल का चित्र देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले देखा था आपने शिव और नंदी का चित्र आपको देखने के लिए मिला था, बट यहाँ पे कैसा पॉइंट आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। मानव मूर्ति और कुबड़ वाले चित्र का प्रयोग यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा प्लीज़, और इन चीज़ों को समझिएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर आपको लिखना है कि जो ये सिक्के थे, ये सिक्के मैक्सिमम किसके बनाए गए थे? तो ये सिक्के मैक्सिमम तांबे के बने थे। अल्मोड़ा प्रकार के जो 54 सिक्के थे, ये सारे के सारे तो लगभग नहीं बोल सकते, मगर किताबों में लिखा अधिकतम ये सिक्के तांबे के प्राप्त हुए थे। तो अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्कों के बाद हमने पढ़ा था अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। तो यह सिक्के सिर्फ अल्मोड़ा से प्राप्त हुए। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और भगवत 4 राजाओं के नाम मिलता है। इन सिक्कों को वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में संजो के रखा गया है। किस वंश के सिक्कों को ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में संजो के रखा गया है? तो इन सिक्कों को लंदन में संजो के रखा गया है, और इन सिक्कों पे मानव मूर्ति तथा कुबड़ वाले बैल का चित्र देखने के लिए मिलता है। प्लीज़ ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपने जो चित्र पढ़े थे वो चित्र आपने पढ़े थे शिव और नंदी का। ऐसा क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में बनते हैं। होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। प्लीज़ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और तीसरे प्रकार के सिक्के हमारे छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो इसमें डाटा नहीं मिलता। इसका पहला पॉइंट यह है कि छत्रेश्वर इनके भगवान का नाम था, और इसमें पॉइंट बन सकता है इसमें किसी का भी नाम नहीं मिलता। तो इन सिक्कों को अनाम प्रकार का या अनाम प्रकार के सिक्के भी कहते हैं, सिक्के भी कहते हैं। स्टूडेंट बातों को समझिएगा, फ्रेंड बातों को समझिएगा। किसी भी शब्द के आगे अगर आ लगा दिया जाता है तो उसका विपरीत बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे सत्य, हिंदी में इसके आगे आ लगाएंगे तो ये इसका विपरीत बन जाता है। अगर हम देखेंगे सहयोग, हिंदी में इसके आगे अगर हम आ जोड़ेंगे तो इट विल बी इसका डिफरेंट अपोजिट हो जाता असहयोग। तो ये हो अनाम। तो ये 2 शब्दों से बिन के बना नाम, और इसके आगे अ उपसर्ग जोड़ा गया, अ प्लस नाम, अनाम। मतलब जिस नाम और अनाम क्या होगा? बिना नाम का। तो ऐसे सिक्के जिन पे किसी का नाम ही नहीं मिला है। अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्के में आपने देखा था अमोघ मूर्ति का नाम था। उसके बाद आपने अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में देखा 4 राजाओं का नाम था, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और भगवत। इन सिक्कों में किसी राजा का नाम है? इन सिक्कों में किसी राजा का नाम ही नहीं है। और जब इन सिक्कों में किसी राजा का नाम ही नहीं है, इसलिए तो इन्हें अनाम प्रकार के सिक्के कह रहे हैं, अनाम, बिना नाम के। तो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों को अनाम प्रकार का सिक्का भी कहते हैं। अगला पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इसमें 2 ही पॉइंट है। इन सिक्कों पे कुषाणों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इन सिक्कों पे कुषाणों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। कुषाणों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। प्रभाव देखने के लिए मिलता है किन सिक्कों पे? इन सिक्कों पे। इससे पहले आपने देखा था कि यूनानी का प्रभाव देखने के लिए, मतलब यूनान में जैसे सिक्के थे, यूनान के वंश में, यूनान की हिस्ट्री में जिस प्रकार के हमें सिक्के देखने के लिए मिले थे, वैसे सिक्के उत्तराखंड की हिस्ट्री में कुनिंदों के भी देखने के लिए मिले थे। तो हमने पढ़ा था अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्कों में यूनानियों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इनके सिक्कों में किसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है? कुषाणों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और कुषाण वंश आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ने भी वाले हैं। होपफुली यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी फ्रेंड। वो 4 चीज़ें क्या है? कुनिंद वंश पहली राजनीतिक शक्ति है, लगभग 300 सालों तक इन्होंने उत्तराखंड में राज किया था, और इनकी जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है, और 3 ही प्रकार के इनके सिक्के थे।
फर्स्ट वन पे हमने बात करी थी अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्के, सेकंड वन पे हमने बात करी थी अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, द लास्ट वन पे हमने बात करी थी छत्तेश्वर प्रकार के सिक्के, और इनको अनाम प्रकार के सिक्का भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें अनाम प्रकार के सिक्के, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। होपफुली आपकी समझ में भी बातें आ रही होंगी, क्लियर आ रही होगी। प्लीज़ अच्छे से समझें। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब में भी बहुत नया नया हूँ और अभी सीख रहा हूँ मैं भी पढ़ाना, तो कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, ये चीज़ें मैं भी लर्निंग में हूँ। तो प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की भी नीड है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कोई सजेशन कि सर ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं वो चीज़ बेस्ट से बेस्ट करने का ट्राई करूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं आगे। 3 प्रकार के सिक्कों से जानकारी मिलती है और 3 ही प्रकार के सिक्के थे, वो 3 आपको लिखा दिए, उसके जितने पॉइंट थे वो आपके बोर्ड में मैंने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वन लाइनर फैक्ट। वन लाइनर फैक्ट क्या है वो देखते हैं। वन लाइनर फैक्ट किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं हमेशा आपको कराता रहूँगा, चाहे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो हमें एग्जाम में थोड़ा आगे लेके जाते हैं, ये आपको याद करना है। राहुल सांकृत्यायन मैंने लिखा है पहला पॉइंट। तो राहुल सांकृत्यायन का क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो राहुल सांकृत्यायन का पॉइंट ये है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कुनिंदों का या कुनिंदों के आराध्य देव, कुनिंदों के आराध्य देव, कुनिंदों के आराध्य देव शिव थे। कुनिंदों के आराध्य देव क्या थे, शिव थे। वैसे भी आप तुक्का लगा सकते हैं, इनके आराध्य देव शिव रहे होंगे, क्योंकि आपने अमोघ मूर्ति प्रकार के सिक्के देखे थे, वहाँ पे आपको शिव और नंदी का चित्र मिल रहा था सिक्कों में। मगर क्वेश्चन जबरदस्ती आ जाएगा किस इतिहासकार के अनुसार कुनिंदों के आराध्य देव शिव थे, देन आपको पता होना चाहिए उन इतिहासकार का नाम है राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन आपको पता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने मलारी गांव पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था, मलारी गांव मैंने आपको पढ़ा है, आप कमेंट करके बताएंगे मलारी गांव के समाधान जो थे उनको किस जाति का बोला था, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन के बारे में हर एक पॉइंट आपको इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि आपके हिंदी के सिलेबस में भी है, तो प्लीज़ याद करिएगा। अब बातों को सुनिएगा, कहना मानिएगा, आप बहुत आगे रहोगे। इसके बाद लिखा है MP जोशी, माहेश्वरी प्रसाद जोशी। माहेश्वरी प्रसाद जोशी ने कुनिंदों के बारे में एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है मॉर्फोलॉजी। मेरे को थोड़ा अंग्रेजी में समस्या है, हाथ तंग है मेरा अंग्रेजी में, धीरे धीरे मैं अंग्रेजी भी सीख लूँगा। फिलहाल के लिए मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स, ये बुक रिटन बाय MP जोशी। अगर क्वेश्चन आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स किसकी बुक है, तो ये है MP जोशी की। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके PCS के पेपर में आ भी चुका है, महाभारत। और महाभारत से क्या पॉइंट है, महाभारत से पॉइंट है कि महाभारत में कुनिंदों को, महाभारत में जो कुनिंद है इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द का प्रयोग किया गया है द्विज। महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो महाभारत में कुनिंदों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शब्द है द्विज। और महाभारत में कुनिंद नरेश, महाभारत में कुनिंद नरेश, महाभारत में कुनिंद नरेशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो महाभारत में कुनिंद नरेशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है द्विज श्रेष्ठ। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, PCS के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका था। प्लीज़ इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया द्विज, और कुनिंद नरेशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया द्विज श्रेष्ठ। आप लोग अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नॉर्थन इंडिया में, तो स्टेट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है कि हिंदी ठीक ठाक लेवल पे पूछ ली जाती है। हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर में कुछ चीज़ें समझने योग्य हैं और जल्दी आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट भी शुरू हो जाएगी। बट पर्यायवाची शब्दों में द्विज, तो अगर मैं इस द्विज को समझाऊं, एक्स्ट्रा फैक्ट, हमेशा से मेरी आदत रही है एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाने की। किसी भी शब्द के अंत में अगर जा आता है तो ये डिसाइड करता है जन्म लेना। जैसे पंकज, पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेना। नीरज, नीर मतलब पानी, जा मतलब जन्म लेना। तो नीरज पानी में जन्म लेना कमल, पंकज कीचड़ में जन्म लेना कमल। तो द्वि मतलब दो, अजा मतलब जन्म लेना। तो जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहा जाता है हिंदी में। और द्विज के पर्यायवाची है अंडे से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले हर एक चीज़, वो क्या है, द्विज है। इसका पर्यायवाची आता है पक्षी। जैसे कि एक बार वो माँ के पेट से अंडे के रूप में बाहर निकलता है, एक जन्म, और जब अंडे को फाड़ के बाहर निकलते हैं, दूसरा जन्म। इसके अलावा द्विज का एक पर्यायवाची पंडित भी होता है।
पंडित को ज्ञानी भी कहा जाता है। पंडित एक दिन जाति का एक होता है, जाति का पंडित जाति के रूप में माँ के पाँव पेट से बाहर निकलते हैं और एक दिन वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करके पंडित बन जाते, ज्ञानी बन जाते, दो दो जन्म उनके भी होते। ये है द्विज के पर्यायवाची। द्विज के पर्यायवाची में एक शब्द आप और याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, वो है दांत। एक दांत हमारे तब होते जब हम पैदा होते, 6 महीने 9 महीने के बाद दांत पैदा होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। और एक दांत हमारे जो अब है वर्तमान में। तो दांत भी हमारे शरीर में 2 बार जन्म लेते हैं। तो हर एक वह चीज़ द्विज का पर्यायवाची है जो 2 बार जन्म लेता है। ये बात आप समझिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, हिंदी में काम आएगा। बाकी जब हिंदी की प्लेलिस्ट पढ़ाएंगे आपको तो बहुत अच्छे से डिटेल जानकारी आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा महाभारत था और महाभारत में बहुत सारे पर्व थे। टोटल कितने पर्व थे? 18 पर्व। पुरानी क्लासेस में मैं इन पे बात भी कर चुका हूँ। अगर आपने पुरानी क्लासेस पढ़ी होंगी तो महाभारत में 18 पर्व थे और इन 18 पर्वों में से एक पर्व था वन पर्व। इन 18 पर्वों में एक पर्व था हमारे पास वो था हमारे पास वन पर्व। और इस वन पर्व में लिखा है कि एक राजा था, वो है सुबाहु, और सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। अगर क्वेश्चन आएगा कुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो सुबाहु की राजधानी कहाँ बताई गई है? श्रीनगर बताई गई है। और कहा जाता है इसी ने महाभारत के युद्धों में पांडवों की क्या करी थी? हेल्प करी थी। पांडवों की क्या करी थी? हेल्प करी थी। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कुलिंद वंश। होपफुली आज की क्लास आपकी समझ में भी आई होगी। आज एक बेसिक सी क्लास और एक बहुत छोटी सी क्लास थी। वो क्लासेस क्या थी? हमारी कुलिंद वंश। तो कुलिंद वंश होकर 300 सालों तक राज किया था। 3 प्रकार के सिक्के मिले और तीनों सिक्कों पे मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूँ। जो भी फैक्ट आपको तीनों सिक्कों से लिखने थे वो मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुका हूँ। और इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन थे, तो मैंने 4 आपको वन लाइनर पॉइंट भी बताए हैं कि क्या क्या बात है, क्या क्या बात नहीं। तो प्लीज़ इनको नोट करिएगा। आज की छोटी सी क्लास आपकी समझ में आई होगी होपफुली। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ मेरे जैसे आपको बहुत मुश्किल हो सकती है, बुखार बहुत ज़्यादा आ रखा है और इसीलिए भी मैं दूसरी क्लास मतलब इस क्लास को और लेंथी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि दिक्कत है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।